मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मणिपुर को लेकर बड़ी चिंताजनक खबर आ रही है। पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे ने कहा है कि जो जो भी कुछ मणिपुर में हो रहा है उसके पीछे विदेशी हाथ है, और उन्होंने चीन का नाम लिया सीधे सीधे। अगर आपको याद हो तो मैंने अपने 2 दिन पुराने एक ब्लॉग में कहा था कि विदेशी हाथ है इसमें, और ये हमको आरएसएस ने बताया था, क्योंकि आरएसएस वहाँ ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है। तो आरएसएस ने कहा कि वहाँ जो लोकल मैते और कुकी समाज के बीच में जो झगड़ा कराया जा रहा है, या ऐसा पेश किया जा रहा है कि दोनों समुदायों के बीच में झगड़ा है, दरअसल वो झगड़ा चीन की तरफ से इनिशिएट किया गया है, भड़काया गया है, और बड़े मोटे इस पर पैसे लगे हैं। इसलिए कि उसके पीछे कारण है कि जो म्यांमार और जो म्यांमार से जुड़े बॉर्डर जो मणिपुर का एरिया है, वहाँ बड़ी संख्या में बहुत ज़्यादा वहाँ पर अफीम की खेती होती थी, और मणिपुर सरकार ने और केंद्र सरकार ने मिलकर उस अफीम की खेती को नष्ट कर दिया था। तो इससे जो तस्कर हैं उनको प्रॉब्लम हो रही थी, और वो चीन के रास्ते जाता था तो उनको भी प्रॉब्लम थी। तो चीन को ये भी लगता है कि म्यांमार में जो उसकी घुसपैठ थी वो भारत ने कम की है, जिसमें वहाँ म्यांमार में सैन्य शासन था, तो उसमें चीन ने पूरी तरह से म्यांमार को कब्जे में ले लिया था। लेकिन फिर भारत ने इंटरवीन किया, और जब वहाँ चुनी हुई सरकार आई तो फिर उनके जितने कॉन्ट्रैक्ट थे उनको रद्द किया गया, उनको बाहर निकाला गया वहाँ से। हालांकि अब दोबारा से वहाँ सैन्य शासन है। तो इसलिए चीन को वहाँ महत्व मिल रहा है कि किस तरह से वहाँ म्यांमार के रास्ते मणिपुर में घुसपैठ करने, क्योंकि मणिपुर करीबन 400 किलोमीटर का रास्ता है, और ये रास्ता जो बॉर्डर है मणिपुर और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर, वो 400 किलोमीटर है। और जो चूड़ा चांदपुर का जो एरिया है, वहाँ जो मणिपुरी हैं उससे ज़्यादा म्यांमार के लोग हैं, और उन्होंने बड़ी घुसपैठ कर रखी है। तो जनरल नरवणे का ये कहना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा उन्होंने संकेत दिया है कि चीन की तरफ से वहाँ घुसपैठ हुई है। और आपको याद हो कि चीन ने जो डोकलाम में घुसपैठ की थी, अरुणाचल में वो घुसपैठ कर रहा है। अरुणाचल में तो ऐसा बताया जा रहा है कि कई गांव उसने सीमा पर बसा दिए हैं। और इधर लद्दाख में आप देख ही रहे हैं कि कितने किलोमीटर, लगभग 44,000 किलोमीटर उसने घुसपैठ की हुई है। तो इसकी जो विस्तारवादी नीति है उससे सारी दुनिया परेशान है। और जो कोरोना भी आया है, जो कोविड वायरस जनरेट किया गया, वो चीन ने किया है। सबको पता है कि चीन ने वो सब की पूरी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था ख़त्म करके और अपने को पॉज करने के लिए, दुनिया का शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए उसने ये कोरोना जो है एक वायरस उसने जनरेट किया था। तो उसका भारत तो चूंकि पड़ोसी है तो भारत को ज़्यादा झेलना पड़ रहा है, उसको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अब इसमें भारत सरकार को इस बारे में बहुत स्टैंड लेना पड़ेगा। और जैसे वहाँ विपक्षी दल जो 20 एमपी गए थे मणिपुर में, और उन्होंने 2 दिन वहाँ अपनी यात्रा की, और उसके बाद उन्होंने आज राज्यपाल से मिले, और राज्यपाल से मिलकर उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा, और उन्होंने उस ज्ञापन में लिखा हुआ कि मणिपुर नहीं सुलझा तो आगे बहुत खतरा हो जाएगा। इन्होंने बहुत स्पष्ट, क्योंकि उन्होंने लोगों से बात की, और उस लोगों से बात करने के बाद जो उनको फीडबैक मिला, उस फीडबैक के आधार पर उन्होंने एक ज्ञापन बनाया। और निश्चित तौर पर उस ज्ञापन को मुझे लगता है वो प्रधानमंत्री को भी सौंपेंगे, या गृह मंत्री को सौंपेंगे। तो ये चिंताजनक बात जरूर है। तो और इसके अलावा मित्रों, आज जो प्रधानमंत्री की जो मासिक मन की बात होती है, आज उन्होंने एक नई अनाउंसमेंट की, मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू करने की बात की। और जो शहीद हैं हमारे देश के, उनके लिए 7500 कलशों की में दिल्ली में आएगी गांव की मिट्टी। गांव के चूँकि 75 साल पूरे हो रहे हैं हमारे जो देश की आज़ादी के, तो अमृत वर्ष मनाया जा रहा है, अमृत शताब्दी वर्ष है ये। तो अमृत काल में 75 स्थानों से 75 कलश स्थापित किए जाएंगे, जहाँ जहाँ शहीद हुए हैं हमारे जवान, उनकी मिट्टी वहाँ से लाई जाएगी दिल्ली में। और जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है उसके समीप एक अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा, और अमृत वाटिका में उस मिट्टी से ही वो वाटिका का निर्माण किया जाएगा। इससे देश की भावना भी जागृत होती है।
और उनका पार्टिसिपेशन भी होता है कि हम देश निर्माण में हमारा भी हाथ है। और मित्रों, आज पाकिस्तान में एक कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था पेशावर में, और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक इस्लामी राजनीतिक दल के एक सम्मेलन में एक भयानक विस्फोट हो गया, आत्मघाती विस्फोट हुआ, और उसमें 35 लोग मारे गए। कितनी शर्मनाक स्थिति है उस पाकिस्तान में, जो आतंकवाद को पैदा कर रहा है उस आतंकवाद को खुद ही झेल रहा है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में अगर आपको याद हो, उमेश पाल हत्याकांड हुआ था, और उमेश पाल को सरेआम अतीक अहमद के गुर्गों ने मार दिया था। तो उसमें एक वकील का भी नाम आ रहा था बार बार, जो वकील अतीक अहमद का वकील था, और विजय मिश्रा, वो ऐसा कहते हैं कि वो वकील ही सारी इन्फॉर्मेशन देता था और वो मिडिल मैन का काम कर रहा था। तो उसको आज पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मित्रों, कुलगाम में सेना का एक जवान लापता हुआ है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सेना के एक जवान के लापता होने की खबर है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुलगाम जिले के अचचल इलाके में रहने वाले जावेद अहमद को शनिवार रात को ये लापता हो गया था, और अभी इसका पता नहीं। तो उसको वह एक कार में जा रहा था और वो वापस नहीं लौटा। तो अब पुलिस उसे पता करेगी कि वो एक्चुअल कहाँ चला गया, क्या वो कोई हादसा हुआ है या कोई और रीज़न है। जो भी होगा, तो इसमें मुझे लगता है कि सरकार इसमें जो पुलिस आगे क्या कार्रवाई करेगी। और मित्रों, यूक्रेन ने मॉस्को पर एक ड्रोन हमला किया है। 2 जो उनकी इमारतें उनको नुकसान हुआ है, और बाद में जो पुतिन की सेना है उसने उन ड्रोनों को मार गिराया। लेकिन मित्रों, ये बड़ी गजब की बात है कि यूक्रेन से मॉस्को वो ड्रोन कैसे पहुंच गए और उन्होंने हमला कैसे कर दिया। मतलब इतनी बड़ी शक्ति को यूक्रेन जैसा एक पिद्दा जो इतना झेल रहा है, वो चैलेंज कर रहा है। ये भी बहुत बड़ी बात है। दिल्ली सेवा विधेयक आज पेश किया जाएगा, और इसी बहाने जो विपक्ष इकट्ठा हुआ था कि दिल्ली का जो अध्यादेश है उसको विधेयक के रूप में पास नहीं होने दिया जाएगा, तो इसकी परीक्षा अब राज्यसभा में होगी, क्योंकि लोकसभा में तो सरकार उसे पास करा ही लेगी क्योंकि बहुत बड़ा बहुमत है, और राज्यसभा में भी लगभग बहुमत ही है, उसमें विपक्ष कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी विपक्ष अपनी ताकत आजमाएगा, जोर आजमाइश जरूर करेगा। भारत के लिए एक बहुत ही खुशखबरी की बात है कि हमारे इसरो ने एक साथ 7 उपग्रह लॉन्च किए, और आज PSLV C56 जो परिवहन जो लॉन्चर है, उस लॉन्च में उन्होंने 7 उपग्रह एक साथ लॉन्च कर दिए। तो ये बड़ी भारी उपलब्धि है, और ये रोमांचक अभियान है, और हमारे साइंटिस्टों की सबको सलूट है, सबको सलाम है। अनुशासन सेना की पहचान, नहीं समझौता नहीं कर सकते। सेना के एक जवान ने छुट्टियां बिताई, और छुट्टी के बाद वो ड्यूटी पर नहीं पहुंचा टाइम पर, तो उसको बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज उसकी याचिका खारिज कर दी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेना का जो सबसे बड़ा पहचान है वो अनुशासन है, और सेना में अनुशासन नहीं होगा तो फिर देश की सेवा कैसे होगी। तो उसकी याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता 4 जनवरी 1983 को सैन्य सेवा कोर में मैकेनिकल वाहन चालक के तौर पर नौकरी शुरू की थी, और 1998 में उसे 8 नवंबर 2016 दिसंबर के बीच 39 दिन का अवकाश प्राप्त किया था उसने। लेकिन उसके बाद वो अनुकंपा के आधार पर अवकाश बढ़ाने का रुका, जिसके बाद प्रतिबंध ने उसे 1999 में 30 दिन की छुट्टी अग्रिम रूप में दी, और 17 दिसंबर 98 से 15 जनवरी 99 के बीच उसको छुट्टियां दी थी। इसके बाद भी वह ड्यूटी पर नहीं लौटा, और उसके बाद उसको बर्खास्त कर दिया। तो ये सेना का जो अनुशासन है उसके हिसाब से बड़ी ज़बरदस्त ये फैसला है। पहले बर्खास्त किया, और उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। तो ये बात समझने वाली है कि अनुशासन आर्मी का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ी पहचान है।
गुरुग्राम में एकता के सूत्र जोड़ने का काम करती है भारतीय भाषाएं, और भारतीय भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए वहाँ एक सम्मेलन हुआ था, और उस सम्मेलन में पूर्व राष्ट्रपति कोविंद और पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी शामिल हुए थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद मित्रों, आज अमित शाह मध्य प्रदेश और तमिलनाडु गए, और दोनों जगह उन्होंने चुनावी रैली संबोधित की। लेकिन मित्रों, मध्य प्रदेश में तो बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है, लेकिन तमिलनाडु में जिस तरह से अमित शाह की रैली में लोग आए, वो कमाल की बात है। हजारों की संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। तो ये क्या इसमें संकेत मिल रहे हैं कि तमिलनाडु में बीजेपी का वर्चस्व बढ़ रहा है क्या? जो बीजेपी चिंतित हो रही है कि 2024 के चुनाव में उसे कुछ हासिल नहीं होगा, तो तमिलनाडु में इसका मतलब उसकी उम्मीदें जग रही है। और मित्रों, मुस्लिम महिलाओं का बिना महरम हज यात्रा करना बहुत बड़ा बदलाव है। पहले क्या था कि जो हज के लिए महिलाएं जाती थी, उनको साथ में कोई सहयोगी जरूरी होता था, चाहे पति हो, भाई हो, पिता हो। लेकिन सब सरकार ने डिसीजन लिया कि जरूरी नहीं है, अगर वो महिला पढ़ी लिखी है, सक्षम है, खुद जा सकती है, तो जाए, क्यों किसी अपने जो कंपेनियन का खर्चा और उठाए। तो उसमें प्रधानमंत्री ने इसका क्रेडिट लिया और कहा कि महिलाओं को इस तरह से आत्मनिर्भर बनाना ही बड़ी बात है। मित्रों, जो हम बात कर रहे थे कि यूक्रेन ने जो हमला किया है मॉस्को पर, आज पुतिन की जो टोन डाउन हुई है, पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के साथ शांति वार्ता अस्वीकार नहीं है, यानी वार्ता कर सकते, क्योंकि यूक्रेन तो बार बार कह रहा है कि हम बात करने को तैयार है, लेकिन पुतिन ही तैयार नहीं है। तो आज जो अटैक हुआ है, उस अटैक से लगता है कि थोड़े डर गए हैं पुतिन साहब, और उन्होंने कहा कि हम यूक्रेनी सेना आक्रामक है, तब तक हम कोई युद्ध विराम नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम शांति वार्ता के विचार खारिज नहीं करते, यानी उस पर विचार हो सकता है। तो ये अच्छी बात है। शांति वार्ता, देखो, बड़े बड़े युद्धों का समापन शांति से ही होता है, शांति वार्ता से ही होता है। वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया, सीरीज 1-1 से बराबर की। और मित्रों, आपको बता दें कि भारत ने लगातार 10 वनडे जीते थे, और 11वां वनडे में वेस्टइंडीज जीता है। तो ये वेस्टइंडीज के लिए उपलब्धि रही है, और भारत के लिए ठीक है, लगातार 11 मैच भी जीते। तो ट्विटर की मुख्यालय पर नया लोगो लगा दिया गया, एक्स हो गया। पहले चिड़िया थी जो ट्वीट करती थी, अब ये एक्स पता नहीं क्या ट्वीट करेगा। ये जब से एलन मस्क आया है, इस पागलपन में इसने इसको ट्विटर को बर्बाद कर दिया है। कितना अच्छा प्लेटफॉर्म था ये, इस प्लेटफॉर्म को बर्बाद कर दिया। तो मित्रों, अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।